हेलो ह्यूमन काइंड, होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। लास्ट वीडियोस में हमने एनवायरनमेंट, इकोलॉजी और इकोसिस्टम का कंटेंट कवर किया। अब उनसे रिलेटेड जितने भी PYQs हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं उन्हें हम कवर करेंगे। ये हमारा टारगेट है, हम 1200 प्लस PYQs कवर करेंगे टॉपिक वाइज। ओके, वन बाय वन पहले कंटेंट कवर करते हैं उसका, उसके बाद उसके से रिलेटेड क्वेश्चन। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। इकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट, मैन एंड फॉरेस्ट, सोइल एंड वाटर, एंड डी हस्बैंड एंड वाइफ। जैसे मैंने आपको बताया था कि इकोलॉजी ये बनी हुई है एक वर्ड से, दैट इज़ ओइकोलोगोस। ओके, ओइकोलोगोस, जहाँ पे लोगोस का मतलब सब जानते हैं, लोगोस का मतलब होता है स्टडी, एंड ओइकोस, ये जो ओइकोस का मतलब है इसके मतलब होता है हाउस ऑफ लिविंग। ये टर्म बेसिकली अर्नेस्ट हैकल ने, जो कि एक जर्मन बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने 1869 में ये टर्म दी थी। 1869 में अर्नेस्ट हैकल ने ये टर्म कॉइन की थी, जहाँ पे ओइकोस को उन्होंने बताया था हाउस ऑफ लिविंग और लोगोस स्टडी। तो इसका मतलब हुआ एक ऐसा हाउस जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं और उसकी हम स्टडी कर रहे हैं। तो बेसिकली इनके कहने का मतलब है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का उसके एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशन है, उसकी स्टडी को हम कहते हैं इकोलॉजी। अर्नेस्ट हैकल ने इकोलॉजी के 3 लॉज दिए थे, जिनमें फर्स्ट लॉ कहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉज है, ये इकोलॉजी के हर एक फील्ड में जहाँ पे भी कुछ भी आप करेंगे समझेंगे, ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में भी बहुत हेल्प करेंगे। फर्स्ट लॉज कहता है एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड टू एवरीथिंग एल्स। हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। और हम जानते हैं कि हमारे नेचर में कोई भी पॉपुलेशन हो और कोई सा भी एनवायरनमेंट का कोई सा भी पार्ट हो, वो ह्यूमन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो बायोस्फीयर बनता है वो हमारे अर्थ की डिफरेंट लेयर से बनता है, लिथोस्फीयर एंड क्रायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड तो ये सारी जो लेयर्स आपस में मिलके एक लाइफ बनाती हैं उसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। तो यहाँ पे हर एक ऑर्गेनिज्म, हर एक पार्ट, बायोटिक, एबायोटिक, सब फैक्टर्स आपस में मिलते हैं। तो पहला लॉज कहता है एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड टू एवरीथिंग एल्स। सेकेंड लॉज कहता है इकोलॉजी का, एवरीथिंग मस्ट गो समवेयर, हर एक चीज़ को कहीं ना कहीं जाना है। एंड थर्ड लॉज कहता है देयर इज़ नो सच थिंग एज अ फ्री लंच। दुनिया में कुछ भी ऐसा फ्री नहीं है, एक फ्री लंच की तरह नहीं है। जैसे कि कुछ लोग सोचते हैं कि वो काम नहीं करेंगे और उनके फादर्स के पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो वो फ्री में मतलब रह सकते हैं, फ्री में अपनी लाइफ गुजार सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता है। हर एक ह्यूमन को, हर एक स्पेसीज़ को, चाहे वो एक आंट स्पेसीज़ हो, चाहे वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, उसको कुछ ना कुछ करना पड़ता है टू सर्वाइव। ओके, सो ईच एंड एवरी स्पेसीज हैज़ टू वर्क फॉर दियर सर्वाइवल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म इकोसिस्टम वाज प्रपोज्ड बाय। ये इकोसिस्टम टर्म प्रपोज किया था एजी टेंसले ने 1935 में। एजी टेंसले ने ये टर्म दी थी। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। एजी टेंसले ने कहा था कि इकोसिस्टम एक फिजिकल सिस्टम है जहाँ पर बहुत डिफरेंट बायोलॉजिकल एसोसिएशन होते हैं, और उन डिफरेंट बायोलॉजिकल एसोसिएशन की वजह से इकोसिस्टम पर लाइफ का प्रोसेस कंटिन्यू रहता है और लाइफ सर्वाइव कर पाती है। ये क्वेश्चंस आपका उत्तराखंड PCS में पूछा गया है 2005 में। ये सारे क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन, इट रिप्रेजेंट्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द फिजिकल एनवायरनमेंट इन एनी गिवन स्पेस टाइम यूनिट। मतलब ये रिप्रेजेंट करता है इकोसिस्टम के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो फिजिकल एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करते हो इन ए गिवन स्पेस टाइम यूनिट। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इट इज़ अ फंक्शनल यूनिट। ये एक फंक्शनल यूनिट है, क्योंकि हम जानते हैं इकोसिस्टम के अंदर लाइफ होती है। जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सर्वाइव करते हैं, उसके बाद वो डेड हो जाते हैं, फिर अगेन लाइफ स्टार्ट होती है। तो इस तरीके से ये एक फंक्शनल यूनिट है। इट हैज़ ओन प्रोडक्टिविटी, इसकी अपनी प्रोडक्टिविटी होती है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि सही करेक्ट पॉइंट है। इसमें कहने का मतलब है कि कोई सा भी इकोसिस्टम है, आइदर पॉन्ड इकोसिस्टम, ओशन इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, उसकी अपनी प्रोडक्टिविटी होती है। जैसे कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम में प्लांट्स ग्रो करते हैं, वो फूड प्रोड्यूस करते हैं, उन ट्रीज़ पर डियर फीड करती हैं, अदर ऑर्गेनिज्म फीड करते हैं, फिर उन पर अदर ऑर्गेनिज्म फीड करते हैं, तो उनकी अपनी प्रोडक्टिविटी है। इसी तरीके से ओशियंस के अंदर फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, और फाइटोप्लैंक्टन्स पर ज़ूप्लैंक्टन्स फीड करते हैं, तो उनकी अपनी प्रोडक्टिविटी होती है। सो ऑप्शन डी वुड बी द रॉन्ग ऑप्शन।
सो इट इज़ द एक्चुअली करेक्ट, क्योंकि नहीं गलत पूछा है तो डी वुड बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने कहा इट इज़ अ क्लोज सिस्टम। इकोसिस्टम क्लोज सिस्टम नहीं होते, इकोसिस्टम ओपन सिस्टम होते हैं। बट हम अगर अर्थ का एग्जाम्पल लें तो अर्थ आपका क्लोज सिस्टम भी होता है और ओपन सिस्टम भी होता है। क्लोज सिस्टम किस टर्म्स में होता है, अर्थ को हम देखते हैं कि जो सनलाइट आ रही है, ठीक है, तो सनलाइट सोलर रेडिएशन जो होती है वो अल्टीमेट सोर्स होता है एनर्जी का। उस सनलाइट से जो प्लांट्स होते हैं वो फूड प्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद वो फूड दूसरे एनिमल्स में चला जाता है। तो यहाँ पे जो एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में, तो वहाँ पे 10% लो लिंडनमैन काम करता है, जहाँ पे एनर्जी रिड्यूस होती है। मतलब अगर मान लो एक डियर ने 100 ग्राम लीव्स पर फीड किया, उस लीव्स में 100 ग्राम एनर्जी थी। तो जब उस डियर पर एक टाइगर फीड करता है तो वो एनर्जी उसको 10% कम मिलती है, ठीक। तो इस तरीके से जो 10% एनर्जी रिड्यूस हो रही है वन ट्रॉफिक टू अनदर ट्रॉफिक, वो एनर्जी वापस सन को नहीं मिल रही जाके। तो इस वजह से ये जो सिस्टम होता है ये होता है ओपन सिस्टम। यहाँ पे अर्थ ओपन सिस्टम का काम कर रहा है, ठीक है, वो वापस नहीं जा रही। लेकिन क्लोज सिस्टम कैसे काम करेगा कि जो सॉइल से न्यूट्रिएंट्स एक प्लांट को मिले, उस प्लांट ने वो न्यूट्रिएंट्स अपनी लीव्स में अपने फ्रूट्स में दिए, उन फ्रूट्स को किसी भी स्पीसीज़ ने खाया, वेदर इट इज़ एनिमल और इट इज़ ह्यूमन ऑर्गेनिज्म, तो वो खाने के बाद वो डेड हो जाता है, वापस से डिकम्पोज हो जाता है, और उसके बाद वो मिनरल्स सारे सॉइल में चले जाते हैं। तो इसी वो सॉइल से फिर दोबारा से प्लांट्स में आ जाएंगे, तो इट वुड बी ए कंप्लीट साइकिल। तो इट इज़ ए क्लोज सिस्टम। तो अर्थ जो है आपका वो क्लोज इकोसिस्टम भी है इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इन टर्म्स ऑफ मिनरल्स, एंड अर्थ आपका ओपन इकोसिस्टम भी है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट अबाउट द इकोसिस्टम। इसमें से कौन सा इकोसिस्टम के बारे में करेक्ट नहीं है। फर्स्ट, इट कंप्राइजेज बोथ एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट। इसमें दोनों होते हैं, बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट, बिल्कुल सही बात है। इट हैज़ इट्स प्रोडक्टिविटी, इसकी अपनी प्रोडक्टिविटी होती है, ये भी सही है। इट इज़ ए क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम नहीं होता है, इकोसिस्टम ओपन सिस्टम होता है। डी ऑप्शन, इट इज़ ए नेचुरल रिसोर्स सिस्टम, नेचुरल रिसोर्स सिस्टम होता है इकोसिस्टम। जो मैन मेड इकोसिस्टम है वो अलग सिस्टम है, लेकिन बेसिकली ये नेचुरल इकोसिस्टम होता है, नेचुरल रिसोर्स सिस्टम। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, विच 5 कंपोनेंट कॉन्स्टिट्यूट एन इकोसिस्टम। कौन से ऐसे 5 कंपोनेंट हैं जो इकोसिस्टम को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है वाटर, कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर। ये 4 कंपोनेंट बोला है इन्होंने, 4 कंपोनेंट। फर्स्ट ऑप्शन में वाटर, कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर। देखो ये सारे इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है, वाटर, कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये सारे इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है। इसका मतलब है ये सारे एबायोटिक फैक्टर है। कैसे फैक्टर है? एबायोटिक फैक्टर। नेक्स्ट ऑप्शन है सॉइल, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। ये सब भी इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है, ये सभी एबायोटिक फैक्टर है आपके। नेक्स्ट है एबायोटिक मटेरियल, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर। एबायोटिक मटेरियल के साथ इन्होंने एबायोटिक मटेरियल को एक तरफ रखा, उसके साथ इन्होंने बताया प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर। ये सारे होते हैं बायोटिक फैक्टर। प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर ये बायोटिक फैक्टर हैं। तो इसका मतलब इन्होंने दोनों चीज़ें कही है कि एबायोटिक फैक्टर प्लस बायोटिक फैक्टर एक्चुअली ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं एन इकोसिस्टम को। और इनका डी ऑप्शन है हर्बीवोर्स, जो कि एक बायोटिक है, कार्निवोर्स, ये भी बायोटिक है, बैक्टीरिया बायोटिक है, एंड पैरासाइट्स, ये भी बायोटिक है। तो हमारे कहने का मतलब है एक इकोसिस्टम में के अंदर एबायोटिक प्लस बायोटिक 2 तरह के फैक्टर्स होते हैं। एबायोटिक में हमने देखा इन्होंने एक और सी ऑप्शन में एबायोटिक मटेरियल दिया, उसके साथ साथ बायोटिक कंपोनेंट दिए। ओके, सो सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। इस क्वेश्चन में आपको ये देखना है कि जो इन्होंने लाइन, ये जो फर्स्ट मतलब जो स्टेटमेंट दिया है क्वेश्चन का, वो स्टेटमेंट कह रहा है विच 4 कंपोनेंट्स कॉन्स्टिट्यूट्स एन इकोसिस्टम। कौन से 4 कंपोनेंट है जो एक इकोसिस्टम को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो यहाँ आपको ये कंफ्यूज नहीं होना कि किसी एक इकोसिस्टम को बनने के लिए 4 कंपोनेंट की ज़रूरत है, नहीं। एक इकोसिस्टम के 2 ही कंपोनेंट होते हैं, एबायोटिक एंड बायोटिक, 4 कंपोनेंट नहीं होते। यहाँ इन्होंने हर एक ऑप्शन में 4 कंपोनेंट आपको लिख कर दिए हैं। तो इन 4 में से इन्होंने मतलब एक फाइंड करने के लिए बोला है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें जो 4 कंपोनेंट लिखे हुए हैं वो कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं इकोसिस्टम को। बेसिकली इकोसिस्टम के 2 ही कंपोनेंट होते हैं। यहाँ पे इन्होंने ये जो बायोटिक कंपोनेंट था उसको एक्सपैंड कर दिया
और उसके 3 पार्ट्स लिख दिए, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर, और ये कंबाइन करके बायोटिक कंपोनेंट के अंदर ही आता है। ओके, तो सी वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द टर्म इकोसिस्टम। इकोसिस्टम टर्म को कौन सा बेस्ट डिस्क्राइब करता है? फर्स्ट, अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंटरैक्टिंग विद वन अनदर, एक ऑर्गेनिज्म की कम्युनिटी जो एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रही हो। ओके, ये बात भी सही है। सेकेंड ऑप्शन, दैट पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम विच इज़ इनहैबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, अर्थ का वो पार्ट जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म इनहैबिट कर रहे हो। ठीक है, वो भी इकोसिस्टम होता है। सी, अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टुगेदर विद द एनवायरनमेंट इन विच दे लिव, एक एनवायरनमेंट के साथ, मतलब एक ऑर्गेनिज्म की कम्युनिटी विद द एनवायरनमेंट के साथ वे रह रहे हो। इट वुड बी द बेस्ट ऑप्शन। लास्ट ऑप्शन कह रहे हैं कि फ्लोरा एंड फोना ऑफ ए जोग्राफिकल एरिया, किसी भी जोग्राफिकल एरिया का फ्लोरा एंड फोना, तो ये तो इकोसिस्टम नहीं होता। हम कह सकते हैं कि इकोसिस्टम के अंदर फ्लोरा एंड फोना ज़रूर आता है, लेकिन किसी एक फ्लोरा फोना को इकोसिस्टम कह देना, इट्स नॉट ए प्रॉपर ऑप्शन, क्योंकि इकोसिस्टम एक सेल्फ सस्टेनेबल यूनिट होती है, एक फंक्शनल यूनिट होती है, जहाँ पर बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट आपस में इंटरेक्ट करते हैं और लाइफ को कंप्लीट करते हैं। ओके, सो सी वुड बी द करेक्ट आंसर, जहाँ पे कम्युनिटी ऑर्गेनिज्म के एक साथ रहती है और वो एनवायरनमेंट के साथ रह रहे होते हैं। ओके, सो फोर्थ ऑप्शन में आपका आंसर होगा इट इज़ ए क्लोज सिस्टम, सी ऑप्शन वुड बी रॉन्ग ऑप्शन, सो इट वुड बी करेक्ट आंसर। फिफ्थ में आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा एंड सिक्स में सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। हमने बात की थी नेचुरल और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की। तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम वो होते हैं जिन्हें सोर्स, जो उनके एनर्जी का सोर्स है, हम खुद से प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फील्ड्स जितने भी होते हैं, फील्ड्स मतलब जैसे एग्रीकल्चर फील्ड हमने बनाया और या एक्वेरियम बनाया, मतलब एक कल्टीवेशन के लिए, कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए, फील्ड्स भी जो एग्रीकल्चर फील्ड होते हैं वो भी कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए होते हैं, वो होते हैं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। पॉन्ड्स जो होता है नेचुरल इकोसिस्टम, फॉरेस्ट भी नेचुरल इकोसिस्टम होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। अगेन ये क्वेश्चन पूछा गया यूपीपीसीएस के प्री में 2016 में। जो लास्ट क्वेश्चन है 7, ये झारखंड पीसीएस में पूछा गया 2013 में। तो आप देख सकते हैं कितने इजी क्वेश्चंस, और जब आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो कितना इजीली आप इनको अप्रोच कर सकते हैं, इजीली आप इनका आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, राइस फील्ड, ओके, इट इज़ एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। फॉरेस्ट तो नेचुरल होता है, ग्रासलैंड भी नेचुरल होता है, लेक भी नेचुरल होती है। सो राइस फील्ड वुड बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट कैन बी सपोर्टेड बाय द एनवायरनमेंट इन अ गिवन एरिया। एक गिवन एरिया में जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म है वो एनवायरनमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं? पॉपुलेशन? नहीं, पॉपुलेशन नहीं कहते हैं, क्योंकि ये एनवायरनमेंट कितने नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म को एक बार में सपोर्ट कर पा रही है, उसको पॉपुलेशन नहीं कहते, उसको कहते हैं कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी का मतलब है जो हमारा अर्थ है उसके पास कितना रिसोर्स है, उस रिसोर्स के हिसाब से वो अर्थ कितनी स्पेसीज़ को सस्टेन कर सकता है, कितनी स्पेसीज़ को टॉलरेट कर सकता है, उसको कहते हैं कैरिंग कैपेसिटी के। इससे ज़्यादा वर्थ नहीं ले सकता, तभी हम पॉपुलेशन कंट्रोल करने की बात करते हैं। ओके, नेक्स्ट है पिरामिड ऑफ नंबर ऑफ बायोमास। ये कहीं से इसका कोई सेंस नहीं बनता, ये कोई आंसर नहीं है। एंड डी, ओके, ये क्वेश्चन आपका उत्तराखंड पीसीएस 2012 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्चुअल लोकेशन और प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव। वो एक्चुअल लोकेशन जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म रहता है उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए हैबिटेट, बी इकोसिस्टम, सी निश एंड डी बायो। क्या आंसर होगा इसका? आंसर वुड बी ए हैबिटेट। जहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म रहता है, सर्वाइव करता है, उसको हम उसका हैबिटेट कहते हैं। जैसे हमने जीआईबी के केस में बात की थी कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का जो हैबिटेट है वो ग्रासलैंड हैबिटेट है, लेकिन जब हम हैबिटेट लॉस की बात करते हैं तो जनरली हमारे सामने डेफोरेस्टेशन आता है। लेकिन जीआईबी का हैबिटेट तो डेफोरेस्टेशन मतलब ट्रीज़ नहीं है, तो डेफोरेस्टेशन से इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। उनका जो हैबिटेट लॉस हो रहा है वो वहाँ पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की वजह से हो रहा है, इसलिए इसका हैबिटेट ग्रासलैंड जो जीआईबी है उसका हैबिटेट अलग है। तो हमें जानना है कि जो एक्चुअल लोकेशन होती है जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म रहता है उसको उसका हैबिटेट कहते हैं, इकोसिस्टम नहीं कहते हैं। इकोसिस्टम होता है जहाँ पे लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट आपस में इंटरेक्ट करके एक लाइफ को कंप्लीट कर रहे हैं, दैट इज़ इकोसिस्टम।
निश होती है एक फंक्शनल यूनिट, मतलब ये निश का मतलब ये है कि हैबिटेट के अंदर ही कोई स्पेसीज़ का हैबिटेट है, उसमें अलग स्पेसीज़ मतलब एक सिमिलर हैबिटेट में डिफरेंट स्पेसीज़ अपनी एक फंक्शनल यूनिट बनाती है, मतलब एक ऐसा एरिया बना लेती हैं जहाँ पे उनको रहना होता है, वो एक उनका फंक्शनल एरिया होता है, उसको हम निश कहते हैं। ये आपको समझना है कि कोई दो स्पेसीज़ की सेम निश नहीं हो सकती। ओके, बायोम तो एक ज्योग्राफिकल यूनिट है जिसमें जो वेजिटेशन से हम करेक्टराइज करते हैं और वहाँ पे उससे एसोसिएटेड फोना फ्लोरा होता है, क्लाइमेट कंडीशन होती है, जैसे कि वेस्टर्न घाट, हमने ये पढ़ा था लास्ट क्लास में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम कवर्स द लार्जेस्ट एरिया ऑफ अर्थ सरफेस। अब आप बताएं कि हमारे अर्थ सरफेस का कौन सा इकोसिस्टम ऐसा है जो लार्जेस्ट एरिया कवर कर रहा है। ऑप्शन ए डेजर्ट इकोसिस्टम, ऑप्शन बी ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ऑप्शन सी माउंटेन इकोसिस्टम एंड ऑप्शन डी मरीन इकोसिस्टम। यहाँ आप देखिए कि ऑप्शन ए डेजर्ट इकोसिस्टम, क्या हमारे अर्थ पर बहुत ज़्यादा डेजर्ट है, या अगर हम कंपोजिशन देखें तो डेजर्ट की या लैंड मास की, वाटर की, तो क्या डेजर्ट बहुत सबसे ज़्यादा डेजर्ट होता है पूरे अर्थ के ऊपर? नहीं, हमारा जो अर्थ है उस पर होता है 71% वाटर एंड रेस्ट होता है लैंड मास। उस लैंड मास पर ही आपका डेजर्ट आना है, उसी लैंड मास पर आपका ग्रासलैंड आना है और उसी लैंड मास पर आपका माउंटेन आना है। जो बचा हुआ 71% है वाटर, उसमें आता है आपका मरीन इकोसिस्टम। क्यों? क्योंकि 71% के अंदर 97% के अराउंड जो वाटर होता है वो मरीन वाटर होता है, तो हमारा मरीन इकोसिस्टम वुड बी द लार्जेस्ट इकोसिस्टम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। कौन सा इकोसिस्टम लार्जेस्ट है? ये फिर से यूपीपीसीएस के प्री 2014 में पूछा गया है। यहाँ पे ओशन, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, माउंटेन, अगेन हम वही कंसेप्ट लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओशन वुड बी द लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हेल्प टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। कौन सी ऐसी चीज़ है जो इकोलॉजिकल बैलेंस में हेल्प नहीं करती? फर्स्ट इज़ द कटिंग फॉरेस्ट। अगर हम फॉरेस्ट को काट देंगे तो क्या हमारा इकोलॉजी जो है वो बैलेंस हो पाएगी? बिल्कुल नहीं हो पाएगी। तो सिंपल सा है, फर्स्ट ऑप्शन इज़ द करेक्ट। लेकिन फिर भी अदर ऑप्शन हम देखते हैं। अफोरेस्टेशन, अफोरेस्टेशन का मतलब होता है एक नए एरिया में प्लांट्स को ग्रो कराना, प्लांट्सलिंग करना, प्लांट्स लगाना। डिफोरेस्टेशन अगर हम मतलब समझें कि डिफोरेस्टेशन क्या होता है, डिफोरेस्टेशन होता है प्लांट्स की कटिंग कर देना। एंड रिफोरेस्टेशन होता है उस कटे हुए प्लांट्स में जहाँ पे हमने डिफोरेस्टेशन किया है वहाँ पे फिर से प्लांट्स को ग्रो कराना, कहते हैं रिफोरेस्टेशन। इन्होंने कहा है अफोरेस्टेशन, मतलब प्लांट्स को ग्रो कराना एक नए एरिया पे। जाहिर सी बात है वो इकोलॉजिकल बैलेंस में हेल्प करेगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करेगा और उसके बाद ऑक्सीजन रिलीज़ करेगा, तो हमारा इकोसिस्टम बैलेंस होगा। नेक्स्ट है रेन वाटर मैनेजमेंट। अगर हम रेन वाटर को स्टोर करने लगे, उसको मैनेज करने लगे, तो वो भी इकोलॉजिकल बैलेंस में हेल्प करेगा। एंड लास्ट इज़ द बायोस्फीयर रिजर्व, सो इट विल ऑल्सो हेल्प इन द इकोलॉजिकल बैलेंस। सो आपका पहला ऑप्शन गलत है, कटिंग फॉरेस्ट, सो इट वुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ वन ऑफ द मेन कॉज ऑफ इकोलॉजिकल इम्बैलेंस इन इंडिया। इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस करता है इंडिया के अंदर? ये क्वेश्चन आपका RAS 2012 में पूछा गया। फर्स्ट ऑप्शन इज़ डिफोरेस्टेशन, पेड़ों को कट करना, फिर से वही बात पूछ ली, तो जाहिर सी बात है यही एक मेन कॉज है। अलग हम देखते हैं डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन भी एक कॉज होता है जहाँ पे जो सॉइल होती है, जो लैंड मास होता है, वो डेजर्ट में कन्वर्ट होने लगता है वाटर लॉस की वजह से, रेनफॉल ना होने की वजह से। लेकिन ये एक मेन कॉज नहीं है इंडिया के अंदर। फ्लड्स एंड फेमाइंस, ये भी एक इकोलॉजिकल इम्बैलेंस करता है, लेकिन ये एक मेन कॉज नहीं है। रेनफॉल वेरिएशन भी एक मेन कॉज नहीं है। ये सारे कॉजेज़ हैं। ओके, डेजर्टिफिकेशन, फ्लड्स एंड फेमाइंस, रेनफॉल वेरिएशन। अगर रेनफॉल में वेरिएट कर रहे हैं, मतलब वेरिएशन आ रहा है कि कभी रेनफॉल कम हो रही है, कभी ज़्यादा हो रही है, तो उससे जो हमारी क्रॉप्स होती हैं उनमें डिस्टर्बेंस होने लगता है कि क्रॉप्स की वैरायटी में या फिर उनकी यील्ड्स में फ़र्क आने लगता है। लेकिन ये इम्बैलेंस करता है। लेकिन इंडिया के टर्म्स में उन्होंने बात की है, तो इंडिया के टर्म्स में जो मेन कॉज है दैट इज़ डेफोरेस्टेशन। क्वेश्चन नंबर 15,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्ट दैट डिस्टर्ब द इकोलॉजिकल बैलेंस। फिर से ऐसा कौन सा एक्ट है जो इकोलॉजिकल बैलेंस को डिस्टर्ब करता है? ये फिर से यूपीआरओ में 2014 में पूछा गया। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे इकोलॉजिकल बैलेंस को समझना कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, फर्स्ट ऑप्शन इज लंबरिंग, सेकेंड वन महोत्सव। वन महोत्सव, वन महोत्सव का वन का मतलब होता है ट्रीज एंड महोत्सव एक सेलिब्रेशन यानी कि एक फेस्टिवल। तो मतलब ट्रीज़ का अगर हम फेस्टिवल करें या ट्रीज़ को लगाएं, प्लांटिंग करें, इसको एक फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट करें, तो क्या ये इकोलॉजिकल इम्बैलेंस को डिस्टर्ब करेगा? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि ये तो एक मतलब एक अच्छी स्टेप है, एक अच्छा इनिशिएटिव है कि हम वन महोत्सव करें, ट्रीज़ के बारे में जानें, अवेयरनेस फैलाएं, अफॉरेस्टेशन करें। सो ये मतलब एक अच्छी स्टेप है उस फॉर्म में। सोशल फॉरेस्ट्री, जाहिर सी बात है फॉरेस्ट्री करना एक अच्छा टर्म्स होगा इकोलॉजिकल बैलेंस करने के लिए। एंड अफॉरेस्टेशन, प्लांटिंग करना। तो ये इन्होंने पूछा डिस्टर्ब कौन सा करता है, तो डिस्टर्ब करता है लंबरिंग। लंबरिंग का मतलब होता है फॉरेस्ट को हार्वेस्ट करना और उस प्रोडक्ट को यूटिलाइज करना, फॉरेस्ट प्रोडक्ट को कमर्शियल यूज़ के लिए। तो लंबरिंग डिस्टर्ब करता है इकोलॉजिकल बैलेंस को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम का कौन सा बायोटिक कंपोनेंट नहीं है? कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया आरएएस 2013 के प्री में। तो यहाँ पे हमने बताया था इकोसिस्टम में दो कंपोनेंट होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं और बायोटिक कंपोनेंट के अंदर नॉन लिविंग। तो यहाँ पे एयर आपका नॉन लिविंग कंपोनेंट है जो कि बायोटिक कंपोनेंट नहीं है। बाकी आपके प्लांट्स, बैक्टीरिया, एनिमल्स, ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि बायोटिक कंपोनेंट के अंदर आएंगे। तो ए वुड बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन इको बॉडी। एक इको बॉडी में जो प्राइमरी सोर्स होता है एनर्जी को क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन है एनर्जी एमिटेड बाय फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन से जो एनर्जी मतलब एमिट होती है। सेकेंड है प्रिजर्व्ड वेजिटेबल शुगर, देन सोलर एनर्जी, देन नन ऑफ द अबव। हर कोई जानता है कि इको बॉडी, इको सिस्टम के लिए सोलर एनर्जी जो होता है वो अल्टीमेट सोर्स होता है एनर्जी का। सो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी हर एक इको बॉडी में सोलर एनर्जी होती है, सन होता है, सोलर रेडिएशन होती है, ठीक है। लेकिन अगर आप मतलब एक्सेप्शन की बात करें तो जो डीप सी हाइड्रोथर्मल प्लांट्स इकोसिस्टम होता है, मतलब जो सी के सबसे नीचे वाली लेयर पे, जो बेंटिक लेयर होती है जहाँ पे सनलाइट नहीं पहुँचती, उस लेयर पर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो उनके लिए एनर्जी का सोर्स सोलर एनर्जी नहीं होती, वो एक एक्सेप्शन केस है। वो लोग अपना खाना कैसे बनाते हैं? वहाँ पे कीमोटोट्रोफ्स होते हैं जो केमिकल के ज़रिए अपना फोटोसिंथेसिस करते हैं। ओके, उसका एग्जाम्पल है आर्कियोबैक्टीरिया। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। जो प्राइमरी सोर्स होता है एनर्जी का इको बॉडी में वो सोलर एनर्जी होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्राइविंग फोर्स ऑफ एन इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम का ड्राइविंग फोर्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट, बायोमास, कार्बन एंड सोलर एनर्जी। अगेन इन्होंने क्वेश्चंस को फिर से घुमा के पूछा है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका डी होगा। जो इकोसिस्टम को ड्राइव कर रहा है वो फोर्स है सोलर एनर्जी। ड्राइव करने का मतलब है कि मतलब प्राइमरी सोर्स जो जहाँ से एनर्जी आ रही है, अल्टीमेट सोर्स एनर्जी का, दैट इज सोलर एनर्जी। तो डी वुड बी द करेक्ट आंसर। आप देख सकते हैं ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। नेक्स्ट, concerning the food chain in ecosystem, which of the following kind of organism is known as decomposer organism? अगर हम फूड चेन, इकोसिस्टम की फूड चेन को कंसिडर करें तो उसमें से कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनको हम डिकम्पोजर ऑर्गेनिज्म कहेंगे? वायरस नहीं, वायरस एक डिकम्पोजर का काम नहीं करता, वायरस डिकम्पोज नहीं करता है ऑर्गेनिक मैटर को। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक किसी को वायरस डिकम्पोज नहीं करता। फंगस, ऑब्वियसली फंगस एक डिकम्पोजर है एंड बैक्टीरिया एक डिकम्पोजर है। सो 2 and 3 ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, द हाइएस्ट ट्रॉफिक लेवल इन एन इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम में जो हाइएस्ट ट्रॉफिक लेवल होता है वो क्या होता है? हर्बीवोर्स, ओमनीवोर्स, कार्निवोर्स एंड डिकम्पोजर्स। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ओमनीवोर्स। वो क्यों होगा? अब हम ट्रॉफिक लेवल देखते हैं। हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल एक इकोसिस्टम, जो पहला ट्रॉफिक लेवल होता है, बेसिकली ये टॉपिक मैंने अभी कवर नहीं किया, फिर मैं आपको बताती हूँ। ये जो पहला ट्रॉफिक लेवल होता है ये होता है प्रोड्यूसर का। यहाँ पे आपकी ग्रासेस आती हैं, प्लांट्स आते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। सेकेंड ट्रॉफिक लेवल होता है जब इन प्रोड्यूसर पर जो ऑर्गेनिज्म फीड करते हैं। एग्जाम्पल, इन ग्रासेस पर फीड कर रहा है ग्रास होपर, इन ग्रासेस पर फीड कर रही है डियर्स, काउस, बफेलो, जितने भी हर्बीवोर्स हैं,
तो ये सब होते हैं आपके फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल के ऑर्गेनिज्म आते हैं। इसके बाद इन डियर्स पर जो कोई भी ऑर्गेनिज्म जो कार्निवोर्स फीड करेंगे वो होते हैं आपके कार्निवोर्स। ओके, उनको हम प्राइमरी कंज्यूमर्स बोलते हैं। उस प्राइमरी कंज्यूमर्स पर जो अदर ऑर्गेनिज्म फीड करते हैं उनको हम सेकेंडरी कार्निवोर्स कहते हैं, या फिर कार्निवोर्स एंड सेकेंडरी कंज्यूमर्स। सो इस तरीके से ये पूरी चेन होती है जिसमें फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, थर्ड ट्रॉफिक लेवल एंड फोर्थ ट्रॉफिक लेवल इस तरीके से जाते हैं। तो जो फोर्थ कंज्यूमर्स होते हैं, या आप कह सकते हैं सेकेंडरी कार्निवोर्स होते हैं, और टर्शरी कंज्यूमर्स, उनको हम ओमनीवोर्स कहते हैं, क्योंकि वो प्लांट्स पे भी फीड कर सकते हैं और एनिमल्स पर भी फीड कर सकते हैं। तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म ओमनीवोर्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल्स इसका ह्यूमंस भी हैं, क्योंकि ह्यूमंस मीट भी खाते हैं, वेजिटेरियंस भी होते हैं, साथ साथ नॉन वेजिटेरियंस भी होते हैं। तो ह्यूमंस वुड बी द, यहाँ पे ओमनीवोर्स वुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्राइमरी कंज्यूमर इन एन इकोसिस्टम, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। यहाँ पे कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि सबसे पहली जो ट्रॉफिक लेवल होता है वो प्रोड्यूसर का होता है, जहाँ पे आपके ग्रासेस आते हैं। प्रोड्यूसर पर जो भी ऑर्गेनिज्म फीड करते हैं उनको हम हर्बीवोर्स बोलते हैं। ओके, इन हर्बीवोर्स पर जो भी ऑर्गेनिज्म फीड करते हैं उनको हम कार्निवोर्स बोलते हैं। यही हर्बीवोर्स हमारे, क्योंकि ये पहली बार कंज्यूम कर रहे हैं चीज़ों को, तो इनको हम प्राइमरी कंज्यूमर बोलते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने प्राइमरी कंज्यूमर पूछा इकोसिस्टम का। बताइए, आंट्स जो होती है वो किस चीज़ पे फीड करती है। आंट्स अपना खाना खुद तो बनाएगी नहीं, तो फूड तो प्रोड्यूसर तो होती नहीं। आंट्स किसी न किसी नॉन लिविंग पार्ट्स पे, जो ये डिकम्पोजर्स होते हैं, उन पे फीड करती है, या लीव्स पर फीड करती है। तो आंट्स आपका प्राइमरी कंज्यूमर हुआ। सेकंड डियर भी आपका प्राइमरी कंज्यूमर हुआ। फॉक्स को कभी आपने देखा है लीव्स खाते हुए कि प्रोड्यूसर पर फीड कर रही है? जाहिर सी बातें नहीं करती। फॉक्स या तो किसी रेट पर, किसी कैट पर, मतलब छोटे छोटे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन पर फीड करती है। तो फॉक्स आपका प्राइमरी कंज्यूमर नहीं हुआ, फॉक्स आपका कार्निवोर्स के अंदर आती है, तो ये सेकेंडरी कंज्यूमर में आएगी। टाइगर, जाहिर सी बात है, टाइगर तो सेकेंडरी टर्शरी कंज्यूमर्स के अंदर आता है, जो कि कार्निवोर्स है। यहाँ पे 1 and 2 आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट, इन अ फूड चेन मेन क्या होता है। अभी मैंने आपको बताया कि मेन जो होते हैं, ह्यूमंस जो होते हैं, वो ओमनीवोर्स होते हैं, और ह्यूमंस आपका प्लांट्स पे भी फीड कर लेते हैं और एनिमल्स पे भी फीड कर लेते हैं। तो क्या फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, प्रोड्यूसर? क्या मेन खाना खुद से बना रहे हैं, हम अपना फोटोसिंथेसिस खुद से कर रहे हैं? नहीं, ये करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। सेकेंड है ओनली प्राइमरी कंज्यूमर, सिर्फ प्राइमरी कंज्यूमर है, मतलब हम सिर्फ पत्तियाँ, घास पत्तियाँ खा रहे हैं? नहीं। ओनली सेकेंडरी कंज्यूमर, क्या सिर्फ हम मांस पे ही फीड करते हैं? नहीं। प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी कंज्यूमर, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा कि एक ह्यूमन जो होता है, एक मैन जो होता है, वो लीव्स पे फीड करता है, तो प्राइमरी कंज्यूमर, और उसके बाद जो उस लीव्स को फीड करने वाले हैं, डियर या अदर ऑर्गेनिज्म, उन पे फीड करता है, तो उसको कहते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर। तो मैन आपका ओमनीवोर्स होता है, प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी कंज्यूमर। ये क्वेश्चन आपका UPPCS के प्री 2016 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट, इन द मरीन एनवायरनमेंट द प्राइमरी प्रोड्यूसर आर, मरीन एनवायरनमेंट में प्राइमरी प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, फाइटोप्लैंक्टन्स। मरीन एनवायरनमेंट के अंदर क्या होता है कि जैसे सॉल्ट वाटर है, ठीक है, यहाँ पे इनकी जो फर्स्ट लेयर होती है, इस फर्स्ट लेयर पे कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो प्लांट ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये अपना खाना खुद से बनाते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स इनको बोलते हैं। सनलाइट की हेल्प से ये फोटोसिंथेसिस करते हैं और खाना खुद से बनाते हैं। इन फाइटोप्लैंक्टन्स पर जो मरीन ऑर्गेनिज्म के अंदर, मरीन बॉडी के अंदर जू प्लैंक्टन्स होते हैं, वो इन पर फीड करते हैं, जो कि प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं। तो यहाँ पे जो बेसिक सोर्स होता है फूड बनाने का, वो होता है फाइटोप्लैंक्टन्स। और एक इकोसिस्टम के अंदर जो मतलब एक्वेटिक लाइफ है, एक्वेटिक लाइफ के अंदर जो सोर्स ऑफ एनर्जी स्टार्ट होती है वो फाइटोप्लैंक्टन से ही होती है। इनको सोर्स ऑफ एनर्जी प्लांट्स, जो ट्रीज़ होते हैं वो देने नहीं आ रहे, या बड़े एनिमल्स यहाँ पे आकर डिकम्पोज नहीं हो रहे, तो इनका जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी का होता है वो फाइटोप्लैंक्टन्स के ज़रिए ही आता है। नेक्स्ट, मरीन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म तो बड़े प्लांट्स होते हैं, यहाँ पे इनका काम नहीं है। सीवीड्स क्या होती हैं?
ये एल्गी होती हैं जो कि इसकी ओशियंस की ये जो तट होती है ना, इस पे ये होल्ड करती है, मतलब ये अटैच करती हैं इसको। यहाँ की जो बॉडी होती है ये लास्ट जोन में यहाँ पे रहती हैं, इस वाले जोन में ये रहती हैं, और इसके शोर्स पर ये रहती हैं। तो ये सीविड्स अटैच करती हैं जो वहाँ का क्या होता है, स्टोन होता है, या मतलब कुछ भी जो रॉक सरफेस होती है उसको होल्ड करती हैं सीवीड्स। तो ये अटैचमेंट में रहती हैं, ये फोटोसिंथेसिस का मतलब फोटोसिंथेसिस करती हैं एल्गी, लेकिन ये मेन सोर्स नहीं होती, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स नहीं होती मरीन एनवायरनमेंट का। देन एक्वेटिक ब्रायोफाइट्स, ये भी आंसर नहीं है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, फाइटोप्लैंक्टन्स। क्वेश्चन नंबर 24, अमंग द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम प्रोड्यूसर सिस्टम इज। बायोटिक कंपोनेंट में इकोसिस्टम के जो प्रोड्यूसर सिस्टम, कौन सा प्रोड्यूसर है? काऊ अपनी फूड बना रही है? नहीं, काऊ लीव्स पर फीड करती है, टाइगर अदर ऑर्गेनिज्म पे फीड करता है, पीकॉक भी अदर पे फीड करता है। ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद से बनाते हैं थ्रू द फोटोसिंथेसिस सॉरी, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। क्वेश्चन नंबर 25, ट्रॉफिक लेवल 1 इंक्लूड्स। ट्रॉफिक लेवल 1 में क्या आते हैं? हर्बीवोर्स एनिमल्स। ट्रॉफिक लेवल 1 में ग्रीन प्लांट्स आते हैं, क्योंकि ये ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट है जहाँ पे प्रोड्यूसर खाना प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसमें ग्रासेस, ग्रीन प्लांट्स ये सब होते हैं। इसके बाद सेकेंड ट्रॉफिक लेवल होता है। सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पे हर्बीवोर्स आते हैं जो कि ग्रीन प्लांट्स पर फीड कर रहे हैं। देन सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पर आते हैं आपके कार्निवोर्स जो हर्बीवोर्स पर फीड कर रहे हैं। उसके बाद आते हैं ओमनीवोर्स जो सब पर फीड कर रहे हैं। ओके, सो इसमें आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज़ ट्रू अबाउट इकोसिस्टम? फर्स्ट, प्राइमरी कंज्यूमर्स आर द लीस्ट डिपेंडेंट अपॉन प्रोड्यूसर। जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं वो लीस्ट डिपेंडेंट होते हैं प्रोड्यूसर पर। अरे गलत बात है, क्योंकि प्राइमरी कंज्यूमर तो हर्बीवोर्स होते हैं। ठीक है, ये आपकी जो साइकिल मैंने बताया यहाँ पे कि ये जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है इन्हीं पर तो हर्बीवोर्स फीड करते हैं। तो प्राइमरी हर्बीवोर्स को ही हम प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं। तो प्राइमरी कंज्यूमर कैसे लीस्ट डिपेंडेंट हो सकते हैं? ये तो कम्प्लीटली डिपेंडेंट होते हैं प्रोड्यूसर्स पर। सेकेंड होता है प्राइमरी कंज्यूमर्स आर आउट नंबर प्रोड्यूसर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स आउट नंबर प्रोड्यूसर्स होते हैं, ये भी गलत ऑप्शन है। सी, प्रोड्यूसर्स आर मोर देन प्राइमरी कंज्यूमर। प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी कंज्यूमर, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि ग्रासेस, ट्रीज़ ये सब तो ज़्यादा होती हैं। ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है जहाँ पे प्रोड्यूसर, ग्रासेस के नंबर ज़्यादा होंगे, ट्रीज़ की लीव ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू डियर्स, एज़ कम्पेयर टू ग्रास होपर। सो प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं देन प्राइमरी कंज्यूमर, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। डी, सेकेंडरी कंज्यूमर्स आर द लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल, ये कोई सेंस वाली बात नहीं है। ओके, नेक्स्ट 27, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड? माउंटेन, स्टेबल इकोसिस्टम, एबायोटिक कंपोनेंट, बैक्टीरिया, ग्रीन प्लांट्स, इकोसिस्टम। ये करेक्ट ऑप्शन है ग्रीन प्लांट इकोसिस्टम। रेनफॉल, ग्लोबल वार्मिंग, ये कोई मैच नहीं कर रहा है। ये आपका यूपीपीसीएस 2015 में एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन पूछा गया। ओके, कोई लॉजिक लगाने की भी जरूरत नहीं है यहाँ पे। द करेक्ट ऑर्डर इन द फॉलोइंग चेन ऑफ द वेरियस कंपोनेंट ऑफ ए टेरेस्ट्रियल ग्रास इकोसिस्टम। अब यहाँ पे जो करेक्ट ऑर्डर है फूड चेन का वो हम देखेंगे टेरेस्ट्रियल ग्रास सिस्टम में। पहला ऑप्शन कहता है ग्रास, देन ग्रास होपर, देन फ्रॉग एंड देन स्नैक। पहले ग्रास थी, उस ग्रास पे ग्रास होपर ने फीड किया, उसके ऊपर फ्रॉग ने फीड किया ग्रास होपर के ऊपर, और उस फ्रॉग के ऊपर स्नैक ने फीड किया। ओके, ठीक है। क्वेश्चन ऑप्शन बी कहता है ग्रास के ऊपर ग्रास होपर, और ग्रास होपर पे फीड किया स्नैक ने, और स्नैक पर फीड किया फ्रॉग ने। अब आप बताइए क्या एक फ्रॉग स्नैक पर फीड कर सकता है? गलत, ये नहीं हो सकता, क्योंकि फ्रॉग जो फीड कर सकता है वो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म पर फीड कर सकता है, फ्रॉग स्नैक पर फीड नहीं कर सकता। नेक्स्ट है ग्रास होपर। पहले ग्रास होपर को खाता है फ्रॉग, और फ्रॉग को खाती है घास। अब ये ग्रास कैसे फ्रॉग को खा सकती है? कोई लॉजिक है इस बात का? मतलब एक पढ़ा लिखा इंसान कोई इतने बड़े एग्जाम में, यूपीपीएससी के एग्जाम में 2010 में इतनी बात तो सोच ही सकता है कि ग्रास तो किसी को जाके नहीं खा सकती। ठीक है, ये भी गलत ऑप्शन है। ग्रास होपर के बाद बताया स्नैक, ग्रास होपर को खाए स्नैक ने। पहली बात तो एक सांप ग्रास खाता नहीं है, उसके बाद उसको खा लिया फ्रॉग ने, चलो एक बात मान लेते हैं फ्रॉग ने खाया, उसके बाद उसको खा रही ग्रास। मतलब सारी चीज़ों को खाने के बाद ग्रास आती हैं, वे खाती हैं सारा समय, ये एकदम गलत बात है। सो ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, पहले ग्रास होपर, फ्रॉग एंड स्नैक। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट्स अ फूड चेन? कौन सा फूड चेन कॉन्स्टिट्यूट करती है? ऑप्शन ए ग्रास, व्हीट एंड मैंगो।
ग्रास है, वीट है, मैंगो है, ये आपस में फूड चेन बना सकती है कि ग्रास को आकर खाता है वीट, वीट को मैंगो? कैसे पॉसिबल है? नहीं। ऑप्शन बी, ग्रास, गोट एंड ह्यूमन। ग्रास को खाता है गोट, गोट को खाती है ह्यूमन, ये एक फूड चेन कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं ये तीनों। सी, गोट, काऊ एंड एलिफेंट, मतलब गोट आएगी, उसको काऊ खा लेगी और उसको एलिफेंट। क्या ऐसा पॉसिबल है? पहली बात तो कुछ ना कुछ प्रोड्यूसर चाहिए स्टार्टिंग में, जो प्रोड्यूसर्स है, जो फूड है। गोट को फूड कहाँ से मिलेगा? चलो मान लेते हैं कि गोट को कोई ऑर्गेनिज्म खा भी रहा है, तो काऊ तो गोट को नहीं खा सकती, वो हर्बीवोर्स है। एलिफेंट नहीं खा सकता, तो ये तीनों कंपोनेंट मिलकर फूड चेन नहीं बना सकते। डी है ग्रास, फिश एंड गोट। ग्रास को फिश खा रही है एंड फिश को गोट। चलो ग्रास को तो फिश खा सकती है, क्योंकि जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं ओशियन के अंदर, उन पर फिशेस फीड करती हैं, लेकिन वो फिशेस को गोट नहीं खा सकती, क्योंकि गोट आपकी हर्बीवोर्स होती है। तो ये भी आपकी एक फूड चेन को कॉन्स्टिट्यूट नहीं कर सकती। सो ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, ग्रास, गोट एंड ह्यूमन। ये छत्तीसगढ़ के PCS 2015 और उसके बाद प्री में अगेन 2016 में पूछा गया। ओके, दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन इज़ योर होमवर्क। आप इसका आंसर मुझे दे सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैंने अपने पास से नहीं बनाया है। UP PCS के प्री 2013 में पूछा गया है। इसके 4 ऑप्शन हैं, डेजर्ट, ओशन, माउंटेन एंड फॉरेस्ट। थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, थोड़ा सा जहन आपको स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, और उसके बाद इसका आंसर ईजिली दे सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।